प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम और मैं हूं सामिया परवीन। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा शो हमेशा आपके को बेदार करता रहता है, आपकी मजमूई सेहत के बारे में नई नई बातें बताता है ताकि आप सेहतमंद रहें और हमेशा आप खुश रहें। इसी सिमत में आज जो हम बात करेंगे, बहुत ही ख़ास मौजू लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसके जो जिस्म है उसमें दो गुर्दे होते हैं आमतौर पर, और दोनों गुर्दे उसके पूरी तरह से काम करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं या जो भी उनके और फंक्शंस हैं उनको अंजाम देते हैं। लेकिन किसी भी वजह के चलते अगर किसी इंसान का एक गुर्दा है और वो एक गुर्दे पर ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, जैसे कि उसकी तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद हो, उसका वेट सही हो, वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ना जाए और उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका एक गुर्दा काम करता है, एक गुर्दे पर वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप भी अगर इसके बारे में कुछ मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जो टोल फ्री नंबर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और माहिरीन से किसी भी तरह का मशवरा ले सकते हैं। तो नाजरीन, आगाज करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का, लेकिन सबसे पहले पेश है बेहद खास रिपोर्ट। गुर्दे इंसानी जिस्म का एक निहायत अहम हिस्सा है। ये हमारे जिस्म के फिल्टर की तरह काम करते हैं जो खून से फालतू मादे, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं। अमूमन इंसान के पास दो गुर्दे होते हैं ताकि जिस्मानी निजाम बेहतर और महफूज तरीके से चलता रहे। अगर एक गुर्दा किसी वजह से मुतासिर हो जाए या निकाल दिया जाए तो दूसरा गुर्दा खुद ब खुद ज्यादा जिम्मेदारी उठा लेता है और जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचने देता। अक्सर लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर उनके पास सिर्फ एक गुर्दा रह जाए तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। हकीकत ये है कि इंसान एक गुर्दे पर भी बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर या सर्जरी के बाद सिर्फ एक गुर्दे के साथ जी रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां बआसानी अंजाम दे रहे हैं। अलबत्ता एक गुर्दे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ एहतियातें हैं, जैसे ज्यादा नमकीन और चिकनी चीजों से परहेज करना चाहिए, प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल न करना, बाकायदगी से पानी पीना ताकि गुर्दे पर बोझ ना बढ़े और वक्तन फवक्तन डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना। इसी तरह वर्जिश करना, वजन को काबू में रखना और ब्लड प्रेशर व शुगर की निगरानी करना भी जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुलासा ये है कि गुर्दे बलाशुबा एक अजीम नेमत है। दो गुर्दे इंसान के जिस्म को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से इंसान के पास एक ही गुर्दा हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार किया जाए तो एक गुर्दे पर भी जिंदगी बआसानी और सुकून के साथ गुजारी जा सकती है। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि गुर्दा इंसान के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और खुदा की दी हुई वो नियामत है जिसका आप पूरा ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेगा।
तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप महाजन, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स दिल्ली में। आपका खैर मकदम डॉक्टर साहब। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर RK यादव, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ललित पुरसनानी, जो कि प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यहां पर डॉक्टर महाजन बात हो रही है एक गुर्दे की, एक गुर्दे के साथ जिंदगी गुजारने की, और उन सारी बातों की जिन बातों पर अमल करके गुर्दे का ख्याल रखा जा सकता है, एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। डॉक्टर महाजन, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में आम तौर पर 2 गुर्दे होते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से उसका एक गुर्दा ख़राब हो गया है या उसके जन्म से, उसकी पैदाइश से एक ही गुर्दा है, तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? और पहले आप ये बताएं कि वो एक गुर्दा किस तरह से काम करना शुरू करता है। देखिए, आपकी खास रिपोर्ट में काफ़ी सवालों का तो जवाब आपने बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे से दे ही दिया है। औसतन एक गुर्दे से आदमी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, बट उसके लिए गुर्दे को काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक साथी के चले जाने से जैसे हम लोगों का काम बढ़ जाता है, ऑफिस में एक आदमी नहीं आया तो उसका काम कोई ना कोई तो करेगा ही, तो ऐसे ही उस गुर्दे को वो काम ज़्यादा करना पड़ता है जो वो भली भांति करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकता, बट जिसे आप कहते हैं जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट, उसके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा हो गया है, तो समय के साथ साथ उस गुर्दे में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि आमतौर पे देखा गया है कि कोई प्रियजन अगर अपनी किडनी किसी और को, जो रोगी है किडनी डिजीज का, उसको दान करता है तो उसके पास एक ही गुर्दा रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केसेस में काफ़ी स्टडी की गई है जिसमें देखा गया है कि 3 से 6 महीने के अंदर जो एक गुर्दा बचता है उसका जो काम है 30 से 40% ज़्यादा हो जाता है। और इतना काम किडनी का, गुर्दे का आपके जीवन में आपको स्वस्थ रखने के लिए सक्षम है, बहुत है। बस जैसे हमने शुरू में भी बताया और खास रिपोर्ट में भी दिखाया कि इसके लिए खास सावधानियां रखनी चाहिए ताकि जो ये काम ज़्यादा कर रहा है गुर्दा, इसके ऊपर और ज़्यादा काम ना आ जाए जिसकी वजह से वो खराब होने लग जाए। राइट, बिल्कुल सही बोला यहाँ सामिया। अब क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? जी, मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि कौन सी वजूहात की वजह से किडनी, जो सिंगल किडनी हो सकती है, किन वजहों का रीज़न होता है? देखिए, 2000 में से एक आदमी ऐसा होगा जो पैदाइशी एक ही किडनी के साथ आएगा, उसकी एक किडनी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, या कुछ केसेस में वो बनती है बट छोटी रह जाती है, पूरी तरह से काम में नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण तो यही रह गया। दूसरा कारण किसी वजह से किडनी का निकाले जाना, जैसे पथरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, या किसी और कारण से जिससे किडनी के जो पेशाब का रास्ता है वो रुक जाए और वो किडनी समय के साथ खराब होने लग जाए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण रहेगा। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने किसी को किडनी डोनेट की है तब भी आपकी एक किडनी जा सकती है। तो मूलतः अगर आप देखें, एक ही किडनी के साथ पैदा होना या एक कम काम करने वाली किडनी के साथ पैदा होना, किसी बीमारी की वजह से, चाहे वो पथरी हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे वो रुकावट हो, किडनी का काम खत्म होना, या किसी को किडनी देने के लिए, या कैंसर की वजह से, या इन्फेक्शन से बचने के लिए किडनी का निकाले जाना। जी, आपने बहुत खूब कहा। मेरा अगला सवाल डॉक्टर RK यादव से है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि सिंगल किडनी पेशेंट्स को कैसा लाइफस्टाइल, कैसी रोजमर्रा की जिंदगी बितानी चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें? अभी डॉक्टर महाजन सर ने अभी बताया कि कोई डरने वाली बात नहीं होती। अगर एक किडनी है तो आपके पास भगवान ने हमें कैपेसिटी दी है कि जिस इंडिविजुअल को एक हाथ है या एक पैर है काम करने की एक्स्ट्रा, तो ऐसे ही किडनी का है, किडनी फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। तो उसमें नॉर्मली काम करना है आपने, बस अवॉइड करना है आपने कि कोई ऐसी दवाई ना लें जो किडनी को नुकसान करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का थोड़ा कंट्रोल रखें, शुगर है तो शुगर का कंट्रोल रखें, अगर वज़न ज़्यादा ओवर वेट है तो वज़न का कंट्रोल रखें। कोई परेशान होने वाली इसमें नहीं कि आप परेशान हो जाएं कि आपके पास एक किडनी है।
कि मेरी लाइफ आधी हो जाएगी। लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लाइफ जितनी आपकी उतनी ही रहेगी, बस आपने ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है और समझना है कि जो मेडिकल चीज़ें हैं उनको आप फॉलो करें, आप अपना इवैल्यूएशन कराएं, अपना वो सारी चीज़ें करें जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको हिदायत देता है। डॉक्टर ललित, आपकी तरफ आऊँगा मैं। जैसे कि डॉक्टर महाजन ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई, डॉक्टर हमारे अग्रवाल सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपके भी कुछ लफ्ज़ों में जानना चाहता हूँ। जैसे कि एक किडनी होती है इंसान की, बहुत सी वजह हो सकती हैं, वो जन्म से समझ लीजिए या फिर किसी और वजह से समझ लीजिए या फिर पथरी से ख़राब हो गई है किडनी। तो एक किडनी में किस तरह से लाइफ चलती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और लाइफ में क्या कोई फ़र्क आ जाता है, उसका लाइफ सर्वाइवल कितना रहता है, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। जैसा डॉक्टर महाजन सर ने और डॉक्टर आर.के. यादव सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि एक किडनी से ही सारा जीवन निकाल जा सकता है अगर वो किडनी ठीक काम कर रही है। अगर वो दूसरी किडनी भी कमजोर है तब तो बात अलग है, पर अगर दूसरी किडनी नॉर्मल है तो सारा जीवन निकाला जा सकता है एक ही किडनी से। ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आर.के. यादव सर ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए, किसी का वजन ज्यादा है तो उसको वजन कम करना चाहिए, नियमित रूप से अपना व्यायाम करना चाहिए। बाकी चीजें, कोई भारी दर्द की गोलियां या देसी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। बाकी तो सारा जीवन नॉर्मल निकाला जा सकता है। नॉर्मल निकाला जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आम चीजें हैं सारी, जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सारी चीजों का ख्याल रखें जो एक डॉक्टर, एक नॉर्मल आदमी को प्रिकॉशन लेनी है अपनी जिंदगी में, वही प्रिकॉशन उसको भी लेनी। राइट राइट। और एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइजेस में कोई खास बातों का ख्याल रखना चाहिए सिंगल किडनी पेशेंट्स को? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक किडनी के साथ आदमी अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है और सब कुछ कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सही से आपने यहाँ चीज़ों पर रोशनी डाली। मैं डॉक्टर महाजन की तरफ आना चाहूँगा। डॉक्टर महाजन, यहाँ पर अभी जिक्र किया जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी किस तरह की होनी चाहिए या कोई भी खेल है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, आप किस तरह से रोशनी डालना चाहेंगे अगर किसी इंसान की यंग एज में उसकी ये किडनी है, किसी वजह से वो उसे पता चलता है, तो वो अपने को फिट किस तरह से रख सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अच्छी जीवन शैली अपनाना, जिसमें हम वैसे औसतन बताते हैं कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधा घंटा मीडियम एक्सरसाइज, तेज वॉक या रनिंग या वजन कम कंट्रोल रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। जिन चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहेंगे वो हैवी बॉडी बिल्डिंग अवॉइड करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि जितना हम प्रोटीन खाएंगे उतना ही किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा। प्रोटीन की जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर किडनी को लेकर। इस पर मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कराऊंगा। तो एक कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद ये बात जारी रहेगी। हेलो। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, सवाल नहीं, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप साहब भोपाल से। जी जी, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर, गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर, मुझे बताइए कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है किस एज ग्रुप के लोगों में ज्यादा देखा गया है? एक ये जनरल क्वेश्चन है। ओके ये कि जी, किसी जेंडर बेस्ड अपन बात करते हैं, किसी लेडी ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है और कुछ ही दिनों बाद उसको मेनोपॉज हो जाता है। जब तक हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तब तक तो ठीक है, बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, और मेनोपॉज हो जाता है तो या तो जो फीमेल है वो किडनी रेसिपिएंट या किडनी डोनर, इनमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है मेनोपॉज के बाद? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी पूरी तरह से आवाज़ यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, लेकिन जितना हमारे समझ में आया है, आपने सवाल ये किया है कि ट्रांसप्लांट जो होता है वो किस एज में ज़्यादा देखा जाता है। डॉक्टर महाजन, आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। काफ़ी सवाल सुनने में समझ में नहीं आया। जी, अभी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत ही आहिस्ता आवाज़ आ रही है आपकी, थोड़ा सा तेज़ बोलिए। जी कोई फीमेल ट्रांसप्लांट किया है जी, और उसी को कुछ दिनों बाद मेनोपॉज हो जाता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो जब तक हार्मोन सर्कुलेट हो रहे तब तो ठीक ठाक है। जैसे हार्मोन का सर्कुलेशन बंद हुआ मेनोपॉज के बाद, तो उस फीमेल में किस तरह की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होगी? सवाल इस तरह का है। अच्छा,
तो दो चीजें, एक तो किडनी डिजीज ऐसा नहीं जो एक पर्टिकुलर एज में हो, सारी एज ग्रुप में किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, कामयाब होते हैं और रेगुलरली होते हैं। औसतन अगर आप देखें, औसतन उम्र ट्रांसप्लांट की 45 साल, 40 से 45 साल के बीच में होगी। कुछ इसमें यह भी कारण है कि बहुत छोटे बच्चों का ट्रांसप्लांट आसानी से नहीं होता और 60 साल से ऊपर लोगों के लिए डोनर्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो उनका ट्रांसप्लांट कम होता है। बट ऐसा नहीं कि बच्चों में या बहुत बुजुर्गों में किडनी की बीमारी नहीं पाई जाती। औसतन उम्र 40 से 45 साल है ट्रांसप्लांट की। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि ट्रांसप्लांट में किडनी देने के बाद पीरियड्स को क्या होता है, यूजुअली जो पेशेंट जिनको किडनी डिजीज है उनके पीरियड्स, उन लेडीज के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद वो दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, और जो मेनोपॉज की प्रक्रिया है वो ट्रांसप्लांट के बाद भी नॉर्मल रहती है, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई एडेड उसका कॉम्प्लिकेशन है ट्रांसप्लांट के साथ। ये जैसा कि डॉक्टर महाजन ने आपको बातें बताई हैं, उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आई होंगी और आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगी। इन बातों का ख्याल रखिए और किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है या आपके मरीज़ का इलाज कर रहा है उसको दिखाइए, उससे मशवरा लिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम आपको अवेयर करने के लिए है, बेदार करने के लिए है। इलाज के लिए तो आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाना ही होगा। डॉक्टर महाजन, आपने प्रोटीन की बात की थी कि प्रोटीन का जो है बहुत ही बड़ा रोल होता है किडनी की हेल्थ के लिए। जैसा कि यहाँ बात चल रही है एक किडनी की, तो एक किडनी की बात में अगर हम कहें कि जैसे प्रोटीन का इंटेक है, आपने जिक्र किया कि एक किडनी में प्रोटीन का जो इंटेक है कम होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालें। नहीं, मेरा मतलब कम का नहीं था, मेरा मतलब था नॉर्मल। जैसे हम नॉर्मल अगर किसी एक व्यक्ति को प्रोटीन इंटेक बताते हैं तो उसको कहते हैं जितना उसका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन उसे खाना चाहिए जी। लेकिन कई लोग बॉडी बिल्डिंग के तैश में आके बड़ी मसल्स बनाने के चक्कर में, हमारे पास मरीज आए हैं जो 2 ग्राम जो निर्धारित मात्रा है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा खा रहे हैं प्रोटीन। ये जो प्रोटीन इंटेक है, जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया, हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से हम ज्यादा लेते हैं जी, ये हमारी किडनीज पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड डालता है जी, क्योंकि किडनीज को उनको उतना ही फिल्टर करना पड़ता है, उतना ही बॉडी में एसिड बनता है, उतना ही बॉडी में यूरिक एसिड बनता है जी, जिसको कंपनसेट किडनी को करना पड़ता है जी। 2 लोगों में भी कई बार ये, जिन लोगों में 2 किडनीज है उनमें भी कई बार दिक्कत कर सकता है, बट जिस व्यक्ति के पास एक ही किडनी है उसमें अगर हम इतना ज्यादा मात्रा में प्रोटीन इंटेक लेंगे तो उतना ही उस किडनी को, जो बेचारी पहले ही ज्यादा काम कर रही है, उसके ऊपर और लोड पड़ेगा और उसका खराब होने की शंकाएं बढ़ जाएंगी। अभी आपने जिक्र किया कि जिसकी वेट होता है उस हिसाब से वो अपनी प्रोटीन ले सकता है, एक आम आदमी। यहाँ एक किडनी वालों की बात हो रही है तो उनके लिए किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से प्रोटीन ले सकता है? अगर यहाँ मिकदार की बात हो, मात्रा की बात हो, उसी मात्रा में लेना चाहिए अगर किडनी ठीक काम कर रही है। अगर किडनी का काम कुछ कम है तब हम हल्का सा प्रोटीन कम करते हैं, लेकिन वैसे उसी प्रोटीन इंटेक को ही रखते हैं। राइट। जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर यादव से है। मैं ये जानना चाहूंगी कि सिंगल किडनी पेशेंट्स को खास तौर पर अपनी डाइट का, अपनी ग़िज़ा का क्या खास ख्याल रखना चाहिए जिससे वो एक हेल्दी अपनी एक ही किडनी को लंबे समय तक चला सके? जी, अभी महाजन सर ने बताया है कि प्रोटीन इंटेक, और बेसिकली किडनी का काम है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। जो किडनी में अगर सिंगल किडनी है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल उचित मात्रा में नहीं कर पाते लोग। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक तो सिंपल टाटा नमक है, यही लें। अगर आप नॉर्मल काम करते हैं, एसी में हैं, पसीने कम आते हैं, तो 2, 3, 4 ग्राम तक ही नमक लीजिए। अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो आप नमक ज़्यादा लेंगे, पर सिंपल सफ़ेद नमक लेना है, कोई रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक नहीं लेना है। दूसरा ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए चेंज करेंगे, ना कि एक दिन के लिए कि भाई आज मुझे किडनी की बीमारी पता चला तो मैंने 6 महीने या 1 साल तक तो ध्यान रखा, फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्रोनिक डिजीज में कि आपने एक बार डॉक्टर के पास गए, आप 3 महीने 6 महीने के लिए तो आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसी पे आ जाते हैं कि उतना ही नॉनवेज खाना है हमने, उतना ही बाहर का फास्ट फूड खाना है, नमक ज़्यादा लेना है। तो इन चीज़ों में तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा डाइट पे।
आपने नमक की बात की, तो कहते हैं कि नमक की मिकदार ना कंट्रोल में होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो उनको क्या खास ख्याल रखना चाहिए, आप उसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे मुझे? देखो, सिंगल किडनी या डबल किडनी आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो वही नॉर्म्स आपके ऊपर लागू होंगे सब पे, कि एक किडनी या दो किडनी, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एरोप्लेन में डबल इंजन होता है, सिंगल इंजन हो गया होता है, और फेल हो गए तो दोनों तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक है तो वो सिंपल है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल तो ध्यान रखना। अगर आपने अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना है, डॉक्टर से दूर रहना है, हॉस्पिटल से दूर रहना है, तो सिंपल नमक का एवरेज मात्रा ही रहेगी। डॉक्टर ललित, यहाँ पर जिक्र हो रहा है नमक का, यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि एसी में अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो आपको ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्लड प्रेशर को लेकर जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं बोलते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो किडनी भी ठीक रहेगी। अब मैं जानना चाहता हूँ, ये एक आम जनरल क्वेश्चन है, एक किडनी वाले के लिए है ही, लेकिन साथ में उनके लिए भी है जो दो किडनी जिनकी हैं, एक ब्लड प्रेशर का और किडनी का ताल्लुक किस तरह से होता है? डॉक्टर ललित। देखिए, किडनी का प्राइमरी फंक्शन है कि जो हम खाते हैं, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उतना रखती है, उसका एक्सेस जो है वो यूरिन के रास्ते निकाल देती है। राइट। तो बॉडी, किडनी हर चीज को रेगुलेट कर रही है, सिर्फ नमक और पानी को नहीं, और भी उसके कितने सारे फंक्शन। थोड़ा सा बताइए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना उसका प्राइमरी फंक्शन है, एक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है जी। तो अगर किडनी कमजोर होती है तो वही चीज जो हम ले रहे हैं उसी मात्रा में अगर हम नमक नॉर्मली एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो वो उसको वॉश ऑफ नहीं कर पाती और वो बॉडी में रिटेन होने लगता है, जहां ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। फिर एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जो किडनी कमजोर है उस पर और दबाव आता जाता है, और वो एक साइकिल शुरू हो जाती है जहां पे दोनों मिलके किडनी भी डाउन जाती रहती है और ब्लड प्रेशर ऊपर जाता रहता है। एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं कंट्रोल रहना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर का, आप थोड़ा सा ये बताइए कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है किडनी वाले के लिए वो कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर जैसे कहा जाता है 120 और 80 एक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन अब एक किडनी की बात हो रही है तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो यही रीडिंग चलेगी या फिर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? रीडिंग तो वही चलेगी आइडियली जी, पर हर ब्लड प्रेशर की डेफिनेशंस को चेंज हो जाती हैं। किस तरह से? एज के हिसाब से कि आप कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहते हैं, एक एज के हिसाब से। एक डायबिटिक पेशेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या कहता है? मैं तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ। देखिए, जो अभी तक का डेटा है, सिर्फ देखिए हम नेफ्रोलॉजी को नहीं देखते, हम ओवरऑल पूरे शरीर को देखते हैं। राइट। और ब्लड प्रेशर सिर्फ किडनी को इम्पैक्ट नहीं करता, ब्लड प्रेशर और सारे अंगों को भी इम्पैक्ट करता है। वो हार्ट को अफेक्ट करता है, वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो और सारे अंगों को अफेक्ट करता है। तो जब हम एक मरीज को देखते हैं तो सिर्फ हम गुर्दा नहीं देखते, हम उसका हार्ट भी देखते हैं, उसका ब्रेन भी देखते हैं। तो प्राइमरी पर्पस ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का ये होना चाहिए कि फ्यूचर में जाके उसको सिर्फ किडनी फेलियर नहीं, उसको हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर नहीं होना चाहिए, उसको या स्ट्रोक नहीं आना चाहिए। तो आजकल के जमाने में जो नई गाइडलाइन आ रही है, अब उनका कहना यह है कि आइडियली बीपी 120-80 के अंदर होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर में ये सारी चीजें प्रिवेंट करनी है। फिर भी अगर आप हल्का साइड पे रखना चाहे तो एटलीस्ट 130-80 के नीचे हमारा टारगेट रहता है। डिपेंड करता है कि किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और कई सारी चीजें, प्लस एज वाइज की क्या एज है, क्योंकि ये सारा डेटा हमारी कंट्री से जनरेट नहीं होता है, ये सारा डेटा जनरेट होता है वेस्टर्न कंट्रीज से, जहां से, और वहां पे नॉर्मली लोगों की एज जो है वो 70-75 के ऊपर है जी। तो वहां के लिए 70-75 के मरीज के लिए, इंसान के लिए क्या ब्लड प्रेशर होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन शायद थोड़ी अलग हो सकती है, और औसतन सबके लिए 130-80 एक आप कह सकते हो जिसको स्वीट स्पॉट है, जहां पे सबको होना चाहिए। पर आइडियली आज की डेट में मानना है कि जितना 120-80 के अंदर हो उतना ज्यादा बेहतर। राइट। डॉक्टर ललित, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि कैसे हमें पूरी बॉडी का, अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, ना कि खाली किडनीज का। पर उन्हीं के लिए और ऑर्गन्स को सही रखने के लिए हमें अक्सर दवाइयों को कंज्यूम करना पड़ता है। हमें ब्लड प्रेशर की दवा लेनी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट के लिए कोई भी दवाएं लेनी पड़ती हैं। उन दवाओं का या ओवरऑल कोई काउंटर ड्रग्स होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, उनका क्या नुकसान हो जाता है किडनीज पर? मैम देखिए, बाकी किसी दवाई का एज सच अगर आप कहेंगे कि ओरल टैबलेट से किसी को किडनी में नुकसान नहीं होता। कईयों का मानना है एंटीबायोटिक्स या सिर्फ
पेन किलर्स एक ऐसी दवाइयां हैं, वो भी खासकर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, जी। जो आप नियमित रूप से ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते, जी। या अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं जिसको आपको काफी लंबे समय तक लेना पड़ गया किसी ऐसे इन्फेक्शन के लिए जिसके लिए आपको 6 हफ्ते या कुछ एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं, जी। कई बार इतना लंबा एंटीबायोटिक खाने की वजह से या पेन किलर्स की वजह से किडनी पे असर हो सकता है। और ऐसी कुछ दवाइयां जिनके बारे में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया और आप ओवर द काउंटर ले लेते हो, अवेलेबिलिटी है, जिसके बारे में डॉक्टर को भी नहीं पता और इंसान को भी नहीं पता, ऐसी दवाइयों को अवॉइड करें। अदरवाइज बाकी कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ऐसा डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती हो किडनी को। आपका कहने का मतलब है हम कभी कभार दवाइयां लेना कोई नुकसान पेन किलर्स आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या एंटीबायोटिक्स कोशिश करें बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और ड्यूरेशन के, जब तक आपको पता ना हो तब तक उनका सेवन ना करें। और हमारा मानना है कि आज की डेट में कई लोग ओवर द काउंटर गैस के लिए बहुत गोली लेते हैं जी। आइडियली उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो समझना चाहिए इन चीजों को, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा है, क्वालिफाइड डॉक्टर की बात यहाँ पर हो रही है, आपको नहीं लेना समय है के लिए वक्त जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त समझना चाहिए इस चीज को कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं हो सकता है आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए। इन चीजों को समझने की मतलब अननेसेसरी नहीं लेना है, जरूरत है तो लेना है, बात जारी रहेगी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और नजर में रख। जी। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये था कि अगर किसी के पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उसके किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या ये बात सही है कि अगर किसी को बहुत बदबू आ रही पसीने में तो उसका किडनी खराब हो सकता है? डॉक्टर महाजन, मैं आपसे जरा से सवाल लेना चाहूंगा, ये एक जनरल सवाल है। नहीं, जैसे यूरिन के रास्ते काफी टॉक्सिन्स निकलते हैं, ऐसे पसीने के रास्ते भी काफी टॉक्सिन्स निकलते हैं। नॉर्मली पसीने से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते तो बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आती। जिस स्थिति की आप बता रहे हैं कि पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आना मतलब किडनी खराब होना, इसका मतलब किडनी का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से पसीने के रास्ते ज़्यादा चीज़ें निकलने लग गई हैं, जो कि बहुत आसानी से कुछ रिपोर्टों में पता चल जाएगा। तो ये आप कहें कि एक तरह से हर एक के लिए लागू हो जाएगा, नहीं, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनमें पसीने में बदबू आ रही है और उनकी किडनी खराब है। बट हाँ, अगर किसी की किडनी खराब है और डायलिसिस की ज़रूरत है और वो डायलिसिस नहीं करा रहा, तो उसके पसीने से ज़रूर ज़्यादा बदबू आएगी। तो जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, मतलब कितने लोगों को पसीने में बदबू आ रही है, उनको किडनी की परेशानी है, वो कम होंगे। लेकिन अगर आपको किडनी की डायलिसिस वाली रिक्वायरमेंट है और आप डायलिसिस नहीं करवा रहे, तब ज़्यादातर लोगों को पसीने से बदबू आएगी। जैसे मैंने कहा, एक सिंपल ब्लड टेस्ट आपको इसके बारे में ज्ञान दे सकता है। जी, फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर महाजन ने आपको ये चीज़ें बताई, आप इसे समझे होंगे, और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर महाजन, अभी एक सवाल यहाँ पर बहुत ही ख़ास मैं करने जा रहा हूँ आपसे। ये अभी ट्रांसप्लांट की बात की थी, कॉलर ने बताया था कि एक ट्रांसप्लांट किस तरह से क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर जो कोई डोनेट करता है किडनी, तो उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं, उसको भी मॉनिटर रखने की ज़रूरत है अपने आप को, किस तरह के इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत है, कब कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्या कोई मेडिसिन भी उसकी चलेगी? देखिए, सबसे पहले निचले सबसे आखिरी सवाल से चालू करते हैं। ज़्यादातर जो रीनल डोनर्स हैं उनकी कोई मेडिसिन किडनी डोनेशन की वजह से नहीं चालू होती। एक मरीज़ ठीक करने के लिए हम 2 मरीज़ कभी नहीं बनाना चाहेंगे। जिससे भी हम किडनी लेते हैं, पर्याप्त रूप से उसकी जांचें की जाती हैं, पूरी तरह से देखा जाता है कि वो मरीज़ हेल्दी है और वो आसानी से अपनी किडनी किसी को दे सकता है, तभी ही उससे किडनी ली जाएगी। तो खाली किडनी डोनेशन की वजह से कोई मेडिसिन नहीं चलती। लेकिन हाँ, जो आपके सवाल का शुरू का पार्ट था कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, तो जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही प्रोग्राम के स्टार्ट में कि 3 से 6 महीने में जो किडनी डोनर है उसकी जो बची हुई किडनी है वो 30 से 40% किडनी का काम रीगेन कर लेती है। तो हम ट्रांसप्लांट से पहले वाली सिचुएशन 100% पे नहीं आते, तब भी तकरीबन 70% या मैक्सिमम 80% तक ही पहुंच पाते हैं। तो इसलिए किडनी देने के बाद आपको अपना खास ख्याल रखना है, क्योंकि अब आपका जो किडनी का काम है वो वापस से 100% नहीं है, 80% तक ही है। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी है, वज़न का कंट्रोल करना है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो सब बंद करना है। लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में तली हुई चीज़ें कम, नमक कम,
ये सब चीज़ें औसतन प्रिकॉशन सब समझा दी जाती हैं। और एक जो बहुत खास बात है, हालांकि आप ट्रांसप्लांट देने से पहले बिल्कुल फिट थे, लेकिन देने के बाद आपको शुरू में हर 6 महीने पे और बाद में सालाना अपने डॉक्टर से मिलना है और ब्लड की और यूरिन की जांचें ज़रूर करानी है, देखने के लिए कि किडनी की परेशानी कहीं आपके अंदर घर तो नहीं बना रही। जैसे मैंने कहा, ये इंसिडेंस बहुत कम है। औसतन 10% नॉर्मल पॉपुलेशन को किडनी डिजीज होता है। रीनल डोनर जिनको हम लेते हैं, जो बिल्कुल फिट होते हैं, उसमें किडनी डिजीज का होने के चांस 1% से भी कम है। लेकिन उसके लिए आपको अपना खास ध्यान रखना है और रेगुलर चेकअप कराना है। कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किडनी नहीं दे सकता है डोनर? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स तो ब्लड प्रेशर और शुगर, क्योंकि औसतन 40% अडल्ट में अगर आप 40 साल से ऊपर देखिए तो 40% को ब्लड प्रेशर होगा और 30% से ज़्यादा को डायबिटीज होगा। ओके। तो ये 2 कॉमन कारण हैं रीनल डोनेशन ना दे पाने के। मोटापा होना, कोई और लंबी बीमारी होना, या किसी वजह से किडनी में कुछ पहले से खराबी पाई जाना। ओके। कई बीमारियां खानदानी होती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। आपके प्रियजन को हुआ तब आपने अपना टेस्ट कराया तो पता चला कुछ उसका अंश आप में भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं डॉक्टर महाजन, इस पे मैं अभी रोशनी डलवाऊंगा आपसे। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। हेलो। आदमी कितने उम्र तक ले सकता है? थोड़ा सा आप दोबारा बताएंगे अपना सवाल, हम समझ नहीं पाए। आदमी की उम्र लास्ट में कितने वर्ष है जो लेना चाहते हैं? ओके डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर यादव आपकी तरफ आएंगे यहाँ पर। जी, क्या कहना चाहेंगे? वो पूछ रहे हैं कितनी उम्र तक आप दे सकते हैं किडनी? किडनी कितनी उम्र तक दे सकते हैं? जी, जनरली जो उम्र है 18 साल से बड़ा होना चाहिए और 65 साल से छोटा होना चाहिए। पर जो 65 साल की एज, हम इसको अगर फिटनेस ज़्यादा है तो एज बढ़ा सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं। तो 18 साल से बड़ा जो लीगल एज है डोनेशन की वो 18 साल है लाइव की, और आप 70 साल तक दे सकते हैं किडनी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किडनी ये नहीं कि हमने क्या दिया आप किडनी दे सकते हैं। किडनी देने से पहले आपके हजारों टेस्ट होते हैं, जब आप सुपर फिट होंगे तो ही आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं। उम्मीद है जो बातें डॉक्टर यादव ने यहाँ पर बताई आप इन्हें समझे होंगे और इनका खास ख्याल रखिए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप एक बता रहे थे, उसको बात को कंप्लीट कर दीजिए कुछ यहाँ पर। हाँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ बीमारियां खानदानी रहती हैं, जेनेटिक होता है किडनी डिजीज, जेनेटिक कई डिजीजेस जेनेटिक्स हैं। कई डिजीजेस तो जेनेटिक्स इस तरह से हैं कि 50% चांस है कि आपको अपने फादर या मदर से होने का, जिसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं जी। तो उसमें हिस्ट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है, पता चल जाता है कि पिताजी को या माताजी को बीमारी थी जी, उसी उम्र में आपको आके वो किडनी की परेशानी चालू हो गई है जी। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इतनी क्लियरली इनहेरिट नहीं होती जी। जैसे कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो माँ है उसमें कोई संकेत नहीं है, कोई लक्षण नहीं है बीमारी का, लेकिन उनसे वो ट्रांसमिट अपने मेल चाइल्ड में हो गई, अपने लड़के में हो गई है जी। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो म्यूटेशन तो थी, वो गड़बड़ तो पेरेंट्स में भी थी जी, बट उसकी जो मैनिफेस्टेशन है या उसकी जो बीमारी है वो बच्चे में आई है जी। तो इसलिए कई बार जैसे मैंने बताया, अब आप जैसे फादर मदर को डोनर ले रहे हैं या ब्रदर सिस्टर को डोनर ले रहे हैं जी, तो कई ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिससे एक आदमी ग्रस्त है जिसका हमें पता है जी। लेकिन हम जांच करेंगे तो पता चलेगा कि परिवार में और किसी को भी ये बीमारी थी जी, या उसकी म्यूटेशन थी या उसका डिफेक्ट था जी। फिर कॉल आ गई है, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था यहाँ पर। हेलो 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 जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी जी, आदाब आदाब जी। मुझे अपने आंटी के बारे में जानना है जी। यूरिन में 2% शुगर और यूरिया के बावजूद अगर डायबिटीज में अल्ट्रासाउंड टेस्ट और किडनी टेस्ट नॉर्मल आए तो क्या मेरी आंटी की किडनी के तहत जानने कोई और टेस्ट भी है? ये डॉक्टर ललित आपसे यहाँ मैं जानना चाहूँगा, ये टेस्ट की बात कर रही हैं, इवैल्यूएशन की बात कर रही हैं, किडनी का इवैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए? देखिए, पहले 2 चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो है, एक तो ब्लड टेस्ट हो गया जो आप करते, दूसरा है यूरिन का टेस्ट जो प्रोटीन की लीकेज या कोई और चीज़ देखने के लिए है,
और तीसरा है अल्ट्रासाउंड, कि हमें किडनी के साइज या किडनी की शेप में कोई ऑल्टरेशन है वो बता सकता है। पर जरूरी सबसे ज्यादा है नॉर्मली आदमी के लिए कि आप रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराते रहे। जैसे सर ने बोला आइडियली 6 महीने या साल में एक बार, आइडियली आज की डेट में 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को, और खासकर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, जिसको कोई रिस्क फैक्टर है इनमें से कि उसको आगे चल के किडनी डिजीज हो सकता है, आइडियली उसको कम से कम साल में एक बार ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराना ही चाहिए। राइट। ये जो बातें बताई हैं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मेरा सवाल डॉक्टर ललित आपसे ही है। आपने बोला कि जैसे चेकअप कराना चाहिए या टेस्ट कराने चाहिए, तो क्या अर्ली साइंस जो होते हैं जिनकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकें, वो पहचान सकें लोग कि किडनी की परेशानी की शुरुआत है, तो उसको कैसे जान पाएं नॉर्मल आदमी? एक नॉर्मली किडनी के कोई अर्ली साइंस नहीं होते बीमारी के। जब तक बीमारी एडवांस नहीं हो जाती तब तक नॉर्मली आपको इस बीमारी में कोई साइंस नहीं मिलेंगे। पर किसको टेस्ट कराना चाहिए ये जरूर डॉक्यूमेंटेड है या एविडेंस बेस्ड है आज की डेट में। डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री थी किडनी डिजीज की, या कोई ओवर द काउंटर लंबे समय से कोई दवाइयां ले रहा है, ऐसे मरीजों को, ऐसे इंसानों को हम रिस्क कैटेगरी में डालते हैं और उनको नियमित रूप से अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए ताकि हम बीमारी को अर्ली पिकअप कर सके। बहुत शुक्रिया। और अगर कोई, कई बार लोगों का मानना है कि पेशाब में झाग दिख रहा है या कोई ऐसे सिम्टम बता रहा है, जरूरी नहीं है कि पेशाब में झाग दिखना साइन है किडनी डिजीज का, पर फिर भी इवैल्यूएशन करा सकता है इंसान। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर नॉर्मल सिर्फ रिस्क कैटेगरी के पेशेंट लोगों को ज्यादा तवज्जो रखनी चाहिए अपने टेस्ट के बारे में। मेरे पास एक कॉल आ रही है, हम अपने एक कॉल लेंगे जी। हेलो हेलो। हाँ बोलो। आपका खैर मकदम है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जी, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरे को बार बार पेशाब आ रहा है, तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता? जी डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनको प्रॉब्लम हो रही है बार बार पेशाब आने की या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो आपका एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? 39 बता रहे हैं। 39। कई बार जो यूरिन बार बार जाना होता है 40 या 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, गदूद जिसे हम कहते हैं, जो उम्र के साथ बढ़ जाता है और उसकी वजह से बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है या पेशाब जाना पड़ता है। अगर पेशाब करते हुए जाते हुए साथ में जलन होती है तो इसमें यूरिन इन्फेक्शन का ज़रूर खास ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक यूरिन जांच करवाइए, एक कल्चर करवाइए और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा के देख लें कहीं कोई प्रोस्टेट या कोई और ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, आपको शुगर अनकंट्रोल्ड है या कुछ दवाइयों की वजह है जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है, अगर ऐसी कोई मेडिकेशंस हैं या कोई बीमारी है तो उसके लिए भी बेटर कंट्रोल करना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर आर.के. यादव आपकी तरफ में आना चाहूँगा। अक्सर कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपनी जो डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल में रखिए, अपना वेट को कंट्रोल में रखिए, वजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये दोनों ही चीज़ों का सही रहना और उस तरह से रहना जैसे कि ये एक हेल्दी हो, वो कितना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं है कंट्रोल में तो किस तरह से नुकसान दे सकता है? डॉक्टर यादव, देखो, आज के टाइम पे पूरे संसार में जो सबसे बड़ी समस्याएं दो ही हैं, या तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और इनका मेन रीजन है ओवर वेट होना। तो अब जो नोमेनक्लेचर भी चेंज हो गया, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि आप में कितना वजन है, कितना आपके बॉडी में वजन है, कितना वो डैमेज कर रहा है शुगर को, कितना ब्लड प्रेशर को कर रहा है। सो जो डाटा है वो जो प्रोफेसर ललित ने बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड से है, तो जो ओबिसिटी की डेफिनेशन है वो अलग है, इंडियन अलग है और आउटसाइड अलग है। तो आपकी जो BMI है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो हाइट और वेट का होता है। तो आपने वो कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल फ़ोन पे कैलकुलेटर है। तो 22 से 25 के बीच में BMI रहे कि आपकी हाइट है और वजन है, उसको डिवाइड करके आपका वो सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपने बहुत बातें बताई, और डायबिटीज़ की बात भी मैं आपसे ज़रा सी करूँगा। एक कॉल आ गई है डॉक्टर यादव।
बहुत ही हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इस वजह से बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। हेलो हेलो, आपका इस्तकबाल। जी बताएं अपना सवाल प्लीज। मेरा सवाल ये है कि मेरी पार्शियल नेफ्रोटॉमी हुई थी, 1 साल हो गया, ठीक है जी। तो पार्शियल नेफ्रोटॉमी के बाद मैं टेस्ट कराता हूँ तो बाकी तो ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नॉर्मल है, 2-3 बार करा चुके हैं टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह, बस ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन हाई आता है थोड़ा। ओके। क्रिएटिन बिटवीन 1.50 to 2 वेरी करता है, 1.50 to 2 तक आता है। ओके ओके ओके। डॉक्टर ललित कैसे कंट्रोल होगा? जी डॉक्टर ललित, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और 1.5 हाँ, 1.5 से 2 के बीच आता है, 2 के बीच में रहता है। डायबिटीज और शुगर है आपको, और आपकी उम्र कितनी है? डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, यूरिन भी क्लियर है। ओके। एज कितनी है आपकी अभी, उम्र कितनी है? 75 इनकी एज है और इनका क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर 2 तक रहता है। हाँ, वो पार्शियल नेफ्रोटॉमी हुई थी 1 साल पहले, पार्शियल नेफ्रोटॉमी हो चुकी। जी डॉक्टर ललित। सर देखिए, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी तो एक ही किडनी में हुई होगी, अगर दूसरी, इसका मतलब दूसरी किडनी भी कमजोर है। देखिए आपकी, अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है जिसकी 2 किडनी है तो दोनों कमजोर होंगी, या जिसको 1 किडनी है वो भी कमजोर है तो ही क्रिएटिनिन बढ़ेगा, अदरवाइज क्रिएटिनिन स्टेबल रहता है या रेंज में रहता है जो नॉर्मल पर्सन के लिए। इसका मतलब आपकी दूसरी किडनी भी कमजोर है, डिजीज्ड है। बात है अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो इतना सारा डिस्कशन हो चुका है अभी तक कि आपको अगर डायबिटीज नहीं है तो अलग बात है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है अपने गोल में, भारी दर्द की गोलियां नहीं लेनी है, कोई देसी दवाइयों का या सेवन तब तक ना करे जब तक किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया और या अवॉइड करे अभी उनको। बाकी तो सर देखिए सारी डाइटरी चीजें हैं, आप अपना पोटेशियम, ऐसी चीजें का सेवन ना करें जिनमें बहुत पोटेशियम हो, खाने में नमक कम रखें, तेल घी चिकनाई का सेवन कम करें, कोशिश करें नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करने की कोशिश करें, जितना हो सके वेजिटेरियन डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना लेना चाहें वेजिटेरियन डाइट को ले सकते हैं सर। और कई बार ये नॉर्मल एजिंग भी होगी सर, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए बाकी चीजें हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी है और हर बीमारी का अपना एक स्पीड है कि वो कैसे बढ़ेगी। तो कई बार आपको सिर्फ इस पे वेट एंड वॉच ही करना है और प्रिकॉशन ज्यादा रखना है इस टाइम, और ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचें, इन्फेक्शन से बचें, अपने आप को सारी बाकी बीमारियों से वैक्सीनेट करा के रखें। इस टाइम पे ये ज्यादा जरूरी है किसी के लिए, बेहद जरूरी है, ये सारी चीजों का इसमें अमल करना जरूरी है और एहतियात करनी जरूरी है, और इसके साथ जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आपके डॉक्टर हैं, उनके टच में रहना बेहद जरूरी है। नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो कि एक किडनी पर था, सिंगल किडनी पर लाइफ को कैसे गुजारा जा सकता है उस पर था, तो हमारे यहाँ पर माहिरीन ने आपको बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सही तरीके के साथ सारी चीज़ें बताई। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी, और ये सारी बातें बताने की जो हैं, अब मैं लास्ट में सभी से कहूँगा कि वो अपने जो मैसेजेस हैं इस प्रोग्राम के हवाले से देना चाहें। डॉक्टर महाजन से शुरू करूँगा। डॉक्टर महाजन, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? एक किडनी पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाएं, आप अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, पूरी बराबर जिंदगी जी सकते हैं, बाकियों की तरह जिंदगी जी सकते हैं, बस कुछ परहेज रखना है और रेगुलर डॉक्टर से संपर्क में रहना है। बहुत जबरदस्त। यहाँ पर डॉक्टर यादव, आप किस तरह का पैगाम देंगे? उसमें जो आप शुगर की बात कर रहे थे तो वो भी ऐड कर दीजिए कि किस तरह से शुगर का मैनेजमेंट करना आपने अपनी किडनी को स्वस्थ नहीं रखना है, आपने अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है। उसके लिए अपना शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, दर्द की दवाइयाँ बेवजह ना लें और आराम से शांति से रहें। बहुत खूबसूरत। डॉक्टर ललित, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? ऑलरेडी डॉक्टर महाजन सर ने और डॉक्टर यादव सर ने वैसे सारी बात बता दी है, फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर आप एक सिंगल किडनी के साथ हैं तो सबसे ज्यादा आपको सिर्फ फॉलोअप की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये मानना है कि आप एक ही किडनी के साथ हैं तो उसकी कैसे प्रोटेक्शन करनी है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि इस चीज को सोच के हताश हो जाए कि मेरे पास एक ही किडनी।
थैंक यू। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स बताते हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि आप फॉलो अप कीजिए और आप अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको हेल्दी बनाइए, अपने डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखिए, अपने हाई ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखिए। यहाँ ये प्रोग्राम हमारा जो था आज हम इख्तिताम पजीर की तरफ हो चुका है, और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं तो जो मेल इस वक्त हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अब स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, तो उस पर आप मेल कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। और जो हमारे माहिरीन ने ये बातें बताई हैं उस सभी माहिरीन का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। पूरी हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, इस बात को समझिए, और इस प्रोग्राम को जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है इसे यूट्यूब पर भी आप दोबारा देख सकते हैं। अपना बेहद ख़ास ख्याल रखिए जी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हेल्थ टिप ऑफ द वीक के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ये शुमारा एपिसोड पसंद आया होगा और इससे मिली जानकारियों से आप फैज़याब होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। गुर्दे को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि गुर्दे पर दबाव ना बढ़े। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें सब्जियां, फल और फाइबर शामिल हों। ज्यादा प्रोटीन खुसूसन लाल गोश्त से परहेज करें। सिगरेट नोशी और शराब नोशी से मुकम्मल इज्तनाब करें। दर्दकश अद्वियात और खुद से दवाई लेने से बचें। वक्तन फवक्तन गुर्दे का टेस्ट और डॉक्टर से मुआयना करवाते रहें।